ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ. ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸಿಕ್ತರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. भगत सिंह को फांसी की सजा दिए जाने से जनता और भड़क उठी। जगह जगह जुलूस निकाले गए, जलसे हुए। लोग जोश के साथ भगत सिंह की वीरता का बखान करते, उनकी जय बोलते और उनका दिया नारा लगाते, इनकलाब जिंदाबाद वर्टिकल बार सी। जलसे जुलूसों के साथ देश भर में हस्ताक्षर आंदोलन आरंभ हो गया और भगत सिंह के जीवन की रक्षा के लिए लाखों हस्ताक्षरों से भरे अनुरोध पत्र और हजारों तार वायसराय को भेजे गए। नगर नगर में ऐसे पर्चे छपे और घंटे जिनमें भगत सिंह को फांसी से बचाने का अनुरोध था। महाराजा बीकानेर और दूसरे कई राजाओं ने वायसराय से प्रार्थना की और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों ने भी वायसराय को तार दिए कि वे भगत सिंह के जीवन की रक्षा करें। वास्तव में भगत सिंह इतनी प्रसिद्धि पा चुके थे कि हर आदमी उन्हें अपने बेटे की भांति और हर बहन अपने भाई की भांति प्यार करती थी और देश का हर नागरिक उनके जीवन को बचाना चाहता था। 13 एक संदेश एक वसीयत 25 जनवरी 1931 को वायसराय ने गांधी जी तथा कांग्रेस के कुछ नेताओं को जेल से छोड़ दिया। कांग्रेस और सरकार के बीच समझौते की बातचीत होने लगी। कांग्रेस कार्यसमिति ने समझौते के पूर्ण अधिकार गांधी जी को सौंप दिए। देश के वातावरण में आशा की एक किरण फूटी कि कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार में कोई फैसला होने वाला है और उससे भगत सिंह और उनके साथियों का जीवन भी बच जाएगा। परंतु 4 मार्च 1931 को जब समझौता हुआ तो जनता को निराश होना पड़ा। 2 फरवरी 1931 को भगत सिंह ने देश के युवकों के नाम एक संदेश लिखकर भेजा। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से गुजर रहा है। 1 साल के कठोर संग्राम के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने हमारे सामने शासन विधान में परिवर्तन के कुछ निश्चित सुझाव दिए हैं और कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण दिया है कि वे श्राकर शासन विधान तैयार करने के काम में मदद दें। कांग्रेस के नेता इस हालत में आंदोलन को स्थगित कर देने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। वे लोग आंदोलन स्थगित करने के हक में फैसला करेंगे या उसके खिलाफ, यह बात हमारे लिए महत्व नहीं रखती। यह बात निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी प्रकार के समझौते के रूप में होगा। यह दूसरी बात है कि समझौता जल्दी से हो या देर से। वस्तुतः समझौता कोई ऐसी निंदनीय वस्तु नहीं है जैसा कि साधारणतया हम लोग समझते हैं, बल्कि वह राजनैतिक संग्रामों का एक अंग होता है। कोई भी टीम जब किसी अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ी होती है तो स्वाभाविक है कि वह प्रारंभ में असफल हो और अपने लंबे संघर्ष के बीच इस प्रकार के समझौतों के द्वारा कुछ राजनैतिक सुधार हासिल करती जाए। परंतु वह अपनी चढ़ाई की आखिरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपनी ताकत को इतना संगठित और दृढ़ बना लेती है कि दुश्मन उसके आखिरी हमले के सामने चकनाचूर हो जाता है। ऐसा भी होता है कि उस वक्त उसे दुश्मन के साथ कोई समझौता कर लेना पड़े। 56 जो बात मैं बताना चाहता हूँ वह यह है कि समझौता भी एक ऐसा हथियार है जिसे राजनैतिक संघर्ष के बीच में कदम कदम पर इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। यह इसलिए कि एक कठिन लड़ाई से थकी हुई कौम को थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके और वह अगले युद्ध के लिए अधिक ताकत के साथ तैयार हो सके। इन सारे समझौतों के बावजूद हमें अपने प्रदर्श को नहीं भूलना चाहिए।
भारत की वर्तमान लड़ाई ज्यादातर मध्य श्रेणी के लोगों के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है। कांग्रेस दुकानदारों और पूंजीपतियों के माध्यम से इंग्लैंड पर अधिक दबाव डालकर कुछ अधिकार लेना चाहती है, परंतु जहां तक देश के करोड़ों मजदूरों और किसानों का संबंध है, उनका उद्धार इतने से नहीं हो सकता। यदि देश को लड़ाई लड़नी हो तो मजदूरों, किसानों और सामान्य जनता को आगे लाना होगा, उन्हें लड़ाई के लिए संगठित करना होगा। नेता उन्हें श्रागे लाने के लिए अभी तक कुछ नहीं कर सके हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के जुए के साथ साथ भूमिपतियों के जुए से भी उद्धार पाना है, परंतु कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के लोग पूर्ण क्रांति नहीं चाहते। मैं यह भी कहता हूं कि कांग्रेस का आंदोलन किसी न किसी समझौते या असफलता के रूप में खत्म हो जाएगा। इन सब बातों पर विचार करके मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सबसे पहले हमें सारा चित्र साफ तौर पर अपने सामने अंकित कर लेना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि समझौते का अर्थ कभी आत्मसमर्पण या पराजय स्वीकार करना नहीं, किंतु एक कदम आगे बढ़ना और फिर कुछ आराम करना है। साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। वह अंतिम लक्ष्य और हमारे लिए अंतिम विश्राम का स्थान नहीं है। इसी संदेश में उन्होंने नए शासन विधान को परखने के लिए 3 कसौटियां दी। 1. शासन की जिम्मेदारियां कहां तक भारतवासियों को सौंपी जाती हैं। 2. शासन विधान को चलाने के लिए किस प्रकार की सरकार बनाई जाती है और उसमें हिस्सा लेने का आम जनता को कहां तक मौका मिलता है। और 3. भविष्य में उससे क्या आशाएं की जा सकती हैं और उस पर कहां तक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जनता को कैसे जागृत और कैसे संगठित किया जाए, इसका निर्देशन देने के बाद भगत सिंह कहते हैं, यह बात प्रसिद्ध है कि मैं आतंकवादी रहा हूं, परंतु मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं एक क्रांतिकारी हूं, जिसके कुछ निश्चित विचार, निश्चित प्रदर्श और एक लंबा कार्यक्रम है। मुझे यह दोष दिया जाएगा, जैसा कि लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी देते थे, कि फांसी की कालकोठरी में पड़े रहने से मेरे विचारों में भी कोई परिवर्तन आ गया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरे विचार अब भी वही हैं और मेरा लक्ष्य अब भी वही है जो जेल के बाहर था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हम बम और पिस्तौल से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी के इतिहास से आसानी से मालूम हो जाती है। केवल बम फेंकना न सिर्फ व्यर्थ है, परंतु बहुत बार हानिकारक भी है। उसकी आवश्यकता किन्हीं खास अवस्थाओं में ही पड़ा करती है। हमारा मुख्य लक्ष्य मजदूरों और किसानों का संगठन होना चाहिए। सैनिक विभाग दल का युद्ध सामग्री को किसी खास मौके के लिए केवल संग्रह करता रहे। यदि युवक इसी प्रकार प्रयत्न करते जाएंगे, तब 1 साल में स्वराज्य तो नहीं होगा, किंतु भारी कुर्बानी की कठिन परीक्षा में से गुजरने के बाद वे अवश्य विजयी होंगे। इनकलाब जिंदाबाद। वास्तव में यह संदेश राष्ट्र की नई पीढ़ियों के नाम भगत सिंह की वसीयत है। राजनैतिक क्षेत्र में वे किस गहराई तक उतरे थे, इसका भी यह प्रमाण है। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को बम पिस्तौल चलाने वाले आतंकवादी कहा और उन्हें कुचल डालने में कोई कसर बाकी न रखी। प्रजातंत्र और समाजवादी समाज उनकी कल्पना में एक जीवंत राष्ट्र के मूल तत्व थे। राष्ट्र के साथ उनके एक प्राण होने का जीवित प्रमाण भी थे। यह वसीयत भारत की वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ियों की अमानत है, इसलिए कि इसमें भगत सिंह का साकार चित्र हमारे सामने आता है। इस वसीयत को पढ़कर कौन कहेगा कि वे आतंकवादी थे। 58 14 अंतिम मुलाकात। और उसके बाद 3 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने परिवार वालों से अंतिम बार मिले। उस दिन की मुलाकात में माता पिता थे, दादाजी थे, चाची थीं और 2 छोटे भाई कुलबीर सिंह एवं कुलतार सिंह थे। सभी जानते थे कि भगत सिंह अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं,
इसलिए सभी के मन अत्यधिक दुखी थे। श्रांसु उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह, जिन्होंने बचपन में ही भगत सिंह को क्रांति की दीक्षा दी थी और उन्हें देश की बलिवेदी पर अर्पित करने की प्रतिज्ञा की थी, आज बहुत दुखी थे। वे भगत सिंह के पास श्राय बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा, कुछ बोलने के लिए उनके होंठ हिले, पर भीतर दुख इतना गहरा था कि गले से आवाज न निकल सकी। वे चुपचाप दूर जा खड़े हुए और उनके धांसू बहते रहे। हालांकि मुलाकात के लिए आए सभी लोग बहुत दुखी थे, फिर भी भगत सिंह सदैव की भांति पूर्णतः शांत एवं प्रसन्न थे। उन्होंने अपना वजन बढ़ जाने की खबर परिवार वालों को दी। सबको विश्वास था कि अभी और भी मुलाकातें होंगी, जबकि भगत सिंह को विश्वास था कि यह अंतिम मुलाकात है। उन्होंने सबसे अलग अलग बातें की और बातों ही बातों में सबको प्रसन्न करने की कोशिश भी की। सबको धीरज दिया और अंत में अपनी माताजी को पास बुलाकर हंसते हंसते कहा, लाश लेने आप मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं श्राप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की मां रो रही है। इतना कह वे इतने जोर से हंसे कि सब हैरानी से उनकी घोर देखने लगे। मुलाकात का समय समाप्त हुआ और सब चले गए। भगत सिंह ने उसी दिन 2 पत्र कुलबीर सिंह श्रौर कुलतार सिंह के नाम लिखे। भगत सिंह को अपने जीवन से कोई मोह नहीं था। उनके रक्त की एक एक बूंद मातृभूमि के लिए थी। बीतता हुआ हर क्षण बलिदान के क्षण को निकट ला रहा था और वे पूर्ण प्रसन्नता एवं पूर्ण उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका यह अर्थ नहीं कि भगत सिंह को अपने परिवार से साथ पूरा स्नेह था और वे अपने उत्तरदायित्व को भी कोई लगाव नहीं था। उन्हें सबके पूरी तरह महसूस करते थे। अंतिम मुलाकात के दिन लिखे दोनों पत्रों से भगत सिंह के हृदय का स्पष्ट चित्र हमारे सामने आता है। 59